नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। समरथ को नहीं दोष गोसाई, कुछ ऐसी ही कहावत जनपद अयोध्या में चरितार्थ होती दिख रही है, जहां एक अस्पताल में इलाज कराने के लिए आई बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के साथ अस्पताल के कर्मचारियों ने बदसलूकी करके भगा दिया। फिलहाल मौके पर सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। मामला है जनपद अयोध्या स्थित निदान चिकित्सा केंद्र का, जहां पर कोरोना संकट काल के बीच एक बेटा अपनी मां के इलाज के लिए पहुंचा था और जब उसका नंबर आया तो उसने डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उससे बदसलूकी ही नहीं की, बल्कि इलाज कराने आई बुजुर्ग महिला को धक्का देकर अस्पताल से बाहर कर दिया और गेट बंद कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि उसकी बुजुर्ग मां की तबीयत खराब थी, जिसे दिखाने के लिए वह कई घंटे से लाइन में लगा था, लेकिन नंबर आने के बाद जब वह अस्पताल से डॉक्टर से दिखाने की बात उसने कही तो मौजूद स्टाफ भड़क गया और मारपीट पर उतारू हो गया। पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी सरिया और डंडे से पिटाई की और उसकी वृद्धा मां को भी ढकेल दिया गया, जिससे वह गिर पड़ी और उन्हें बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया गया। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सवाल यह उठता है कि कोरोना संकट काल के दौरान एक तो पहले ही आम आदमी तकलीफ में है, ऊपर से डॉक्टर की दर बदर ठोकरें खा रहा है। बावजूद इसके यदि इस तरह की घटना होती है तो अस्पताल प्रशासन इस आरोप को झेलने के लिए तैयार है या नहीं, यह सवाल उठता है। फिलहाल निदान हॉस्पिटल पूर्व सीएमओ राधेश्याम यादव का है और यहां पर इलाज कराने आई बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई क्या होगी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत करा दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोरोना काल चल रहा है, हर आदमी को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है और अस्पताल में अगर कर्मचारी ऐसा ही करेंगे तो क्या होगा। हमारा बच्चा पर्चा लेके गया, उससे कहा बाहर जाओ। हमारा लड़का आया, कहने लगा कि भैया हमारा नंबर आ गया है, हमको डॉक्टर को दिखाना है। उसने भी उसको ज़बरदस्ती ढकेल के बाहर कर दिया। फिर हमारा लड़का बोलने लगा, बोलते बोलते भैया हम अंदर बैठे थे, वहाँ से इसके ऊपर सरिया उठाया, हम आए, हमें मारी, बच्चे को मारी। ये लड़का बगल में इससे मारी, से एक पीली बुशर्ट पहने, एक नीली शर्ट पहने हैं, 10-12 लोग हैं सब, और एक कत्थई पहने हैं, एक और लंबा लंबा है, मास्क लगाए अंदर है। नंबर लगाने को लेकर हाँ, नंबर हमारा आ चुका था। 10वां नंबर मेरा था, 20वां चल रहा था। हमने कहा भैया दिखा दो मेरी माता जी को, तो बोले बाहर जाओ। पहले मैं गया, मेरे को बाहर किए, फिर भाई गए, उसको बाहर किए। हम ये बोले कि भैया का दिया, बोला बाहर चलो। जैसे ही बाहर आया, मैं बोला धक्का बिक्का मत मारो, तो लाठी रखी थी, उठाया लाठी मारने के लिए। पूरा स्टाफ इनका एक साथ इनके ऊपर सरिया उठाया मारने के लिए और अंदर से ताला लगा लिए। पूरी मार की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में खुद इनके पास रिकॉर्ड है, किसी और के पास नहीं। और हमको तो मारा, पेशेंट को भी मारा इन लोग ने। अगर हम ना होते तो सरिया इनके सर पे पड़ती है। खुद अपने जान से मर रही हैं ये बुजुर्ग औरत, और ये मोबाइल तक पटक दिए लोग हाथ से छीन के, क्योंकि इनका पूरा स्टाफ अंदर था। ये 15-20 लोग थे और हम 2 लोग थे, मेरी माता जी और मेरा भाई, मैं, बस। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। निदान चिकित्सा केंद्र के संचालक डॉक्टर राधेश्याम यादव का कहना है कि वो ओपीडी में थे और जब शोरगुल सुना तो बाहर आए और उन्होंने सिरे से सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज के तीमारदार ही मारपीट कर रहे थे। हम यहाँ ओपीडी में यहाँ बैठे थे तो देखा बाहर शोर हो रहा है, तो जब वहाँ देखने के वहाँ देखने समझने के गए तो अंदर जो है 5-6 लड़के आ गए थे। एक माताजी थी, माताजी भी सब लड़कों को मार पीट रहे थे। वो लोग मार रहे थे कि वो लोग भी मार रहे थे। ये जो है बचाव, हम लोग बचाव कर रहे थे ना, बचाव में माताजी भी थी और 4-5 लड़के सबको मार रहे थे। वो लोग तो आरोप लगाए हैं कि लाठी डंडे से मारा गया। लाठी डंडे से कहाँ मारा गया? मारा किसी नहीं गया, लेकिन वो लोग 5-6-7 लोग प्लान करके ही आए थे मारने के लिए। तो बोले कि नंबर लगाने को लेकर मारपीट। नंबर तो उनका लगा था, बिल्किस नाम था, 7 नंबर पाए दिखाने के लिए, अभी तक आई नहीं हो ना। इतना कोई देरी थोड़ी होती, 7 नंबर देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाई लेवल पर शिकायत होने के बाद
कल सील हुआ समर्पण हॉस्पिटल आखिर बिना रजिस्ट्रेशन के शहर में चल कैसे रहा था। अस्पताल की संचालिका इस अस्पताल को बिना पंजीकरण और बिना चिकित्सक के ही चला रही थी, ऐसा एसीएमओ की जांच में आया है, जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मसलन अब यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग को पता ही नहीं है कि अयोध्या जैसे शहर में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के एक अस्पताल संचालित किया जा रहा है, जबकि जांच करने पहुंचे पुलिस के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के सामने ही अस्पताल की संचालिका ने कहा था कि कहिए तो हम सीएमओ से बात करके आपको दिखाएं। देखिए क्या कहा था उन्होंने। सीएमओ साहब, हाँ मैं सीएमओ साहब के पास गई थी। लीजिए आप सीएमओ साहब से बात कर लीजिए। मैं पर्सनल गई थी सीएमओ के पास। मैंने बोला अस्पताल की संचालिका साक्षी त्रिपाठी कह रही थी कि वो सीएमओ साहब के पास गई थी। अब अगर वो सीएमओ साहब के पास गई थी और उनकी न जानकारी में था, तो ये अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना जानकारी के चल कैसे रहा था। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत जरूर जांच के दौरान सामने आएगी। फिलहाल आगे भी हम दिखाएंगे कि यहां पर जांच करने पहुंचे एडिशनल सीएमओ ने कहा कि हमें पता है कि यहां क्या हो रहा था। मुझे सारा पिक्चर पता है, हमें ज्यादा तंग ना करो। मुझे सोच रही है, मुझे सारा पिक्चर पता है यहाँ। सुन तो लीजिए मेरा, क्या सुन? एक सुन लीजिए सर, मेरे यहाँ सिलेंडर एक दिन खत्म हो गया सर, सुन तो लीजिए। मुझे सारा पिक्चर पता है, हमें ज्यादा तंग ना करो। मुझे सोच रही है, मुझे सारा पिक्चर पता है यहाँ। नोडल अधिकारी सीएमओ कार्यालय डॉक्टर आर.के. देव स्वयं कह रहे हैं कि इस अस्पताल का सारा फीचर उन्हें पहले से ही पता था। बार बार वो यही बात कह रहे थे कि इस अस्पताल के बारे में उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था। तो अगर पहले से ही सब कुछ उन्हें पता था, तो इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अस्पताल में भर्ती कोविड के मरीज और 5,000 रुपये प्रति घंटे ऑक्सीजन देने, जांच व दवाओं के नाम पर अवैध वसूली आदि का आरोप यहां पर लगा है। तो अगर डॉक्टर देव को पता था, तो ये कार्रवाई पहले उन्होंने क्यों नहीं की। फिलहाल सीएमओ ने दर्ज करा दी है रिपोर्ट। अस्पताल की संचालिका डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी गायब हैं और उनकी तलाश हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं समर्पण हॉस्पिटल, जो अवैध तरीके से बिना पंजीकरण के और बिना चिकित्सक के ही यह अस्पताल संचालित हो रहा था, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की भी जांच होनी जरूरी है। अयोध्या में रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है, तो अयोध्या में भी वैश्विक महामारी कोरोना के मुक्ति की दुआ के साथ अयोध्या में 2 दिन ईद मनाई जा रही है। टाटसा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शमसुल कादरी ने इसका ऐलान किया था। सिया समुदाय कल ईद मनाएगा। यहाँ रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद सामाजिक सौहार्द के इस पर्व को अपने घरों में रहकर मनाने का निर्णय लिया है। वहीं अयोध्या के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समाज के वैश्विक महामारी से बचाव के उपाय के साथ ईद मनाने की अपील की है। टाटसा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना शमसुल कादरी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि महामारी की मुक्ति की कामना के साथ संक्रमण से बचाव के उपाय करते हुए लोगों को ईद मनाना चाहिए। इस बार पूरे देश में ईद का पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। अयोध्या में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने भारत को वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी। मौलाना शमसुल कादरी ने लोगों से वैश्विक महामारी से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर समाज को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद एक पवित्र पर्व है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर इस पर्व को मनाया जाता है। टाटसा मस्जिद, इमामबाड़ा चौक, घंटाघर समेत कई स्थलों पर मुस्लिम धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घर पर ही ईद मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में मौलाना व 5-5 के ग्रुप में चंद लोग ही ईद की नमाज पढ़ें। टाटसा मस्जिद के पेश इमाम शमसुल कादरी, राम मंदिर समर्थक बबलू खान, बहू बेगम मकबरा के मुतवल्ली अशफाक हुसैन जिया, बदरसा के मुस्लिम धर्मगुरु सबीउल हसन व अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने समाज से कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। के बाद और शरई तस्दीक मिल जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
चाँद देख करके रोज़ा रखो और चाँद देख करके इफ्तार करो। क्योंकि हमारे नज़दीक माह शव्वाल यानी ईद उल फित्र के हिलाल की शरई रोयत मौसूल हो चुकी है, इसलिए मैं बहैसियत काजी ये हुक्म करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि आज फैज़ाबाद ज़िला अयोध्या में ईद उल फित्र मनाई जाएगी और तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से मैं ईद उल फित्र मनाए जाने का पैगाम भेजता हूँ। सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जिस तरह से कोविड-19 के तहत ये महामारी और बीमारी पूरे देश में फैला हुआ है, इसको देखते हुए जो प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, बड़ी जिम्मेदारी से उसका पालन करते हुए अपने अपने घरों में सादगी से ईद मनाएं। सवाल हमारे देश का है और त्यौहार ईद का है। ईद लोग जो है मनावें और अपने घरों में मनावें और सादगी से मनावें, क्योंकि इस वक्त जो है कोरोना की एक ऐसी बीमारी है जो पूरे देश को जो है घेर रखा है। बहुत से लोग परेशान हैं। इस बीमारी में घर घर जो है बीमारी जो है पहुंच चुकी है और लोग इसका एहतियात भी बरत रहे हैं। जैसी गाइडलाइंस आई है सरकार से उसका लोग पालन भी कर रहे हैं। और नमाज हम लोगों ने पढ़ ली। मेरा नाम सलीम सैयादे है, सिविल लाइन फैजाबाद का रहने वाला हूँ। हम लोगों ने नमाज मस्जिद में 4 आदमी 5 आदमी सफा के साथ नमाज अदा कर लिया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से लागू गाइडलाइन और लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों की मदद के लिए एक बार फिर से तमाम लोग सामने आए हैं। आज ईद मुबारक के मौके पर युवा समाज सेवी लकी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करके जो लोग जरूरतमंद हैं उनको राशन किट देकर उनकी सहायता की। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के सेकेंड वेव ने पूरे देश में अपना आतंक फैला रखा है। इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। प्रतिदिन कमाने वाले लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी को देखते हुए हम व हमारे कुछ सहयोगी उनकी मदद के लिए तत्पर हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। बेवजह घर से न निकलें, मास्क का उपयोग करें व सामाजिक दूरी बनाए रखें, ऐसा अनुरोध किया। संदेश ये देना चाह रहे हैं भैया, ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रोज़ी रोज़गार है नहीं। हमने एक राशन की किट बांटी है और हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा दिक्कत है, रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है भैया। हम ये चाह रहे हैं कि फैज़ाबाद ज़िले में कोई भूखा ना रहे और हमसे जो संभव मदद होगी वो हम कर रहे हैं। विकासखंड बीकापुर में पंचायत सदस्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद ब्लॉक प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारों की चहलकदमी तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी के बीडीसी सदस्य के रूप में जीते पंकज कुमार सोनी मैदान में डटे हैं। पंकज सोनी की माने तो उनका अगला उद्देश्य भाजपा की गोदी में प्रमुख पद को डालकर अपनी जीत का जश्न मनाना है। बता दें कि मतगणना के दौरान त्रुटिवश गड़बड़ी पाए जाने के बाद पुनः मतदान प्रक्रिया के बाद पंकज सोनी को विजय हासिल हुई है। अब वह अपने समर्थकों की टीम के साथ पार्टी का टिकट प्राप्त करने की जुगत में लगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और पार्टी में अच्छी पहचान भी है। मुझे किसी भी सांसद या विधायक या जिला अध्यक्ष को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कौन हैं, कहाँ के हैं। और हम दूसरी बार अपनी ग्राम सभा से प्रधानी भी जीते हैं और हमारे साथ लगभग 50 बीडीसी सदस्य ऐसे हैं जो हमको बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। हम उन सभी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बीकापुर को प्रमुख देंगे। माननीय सांसद जी एवं माननीय विधायकगणों सबका सहयोग एवं हमारे जिले के जिला अध्यक्ष माननीय संजीव सिंह जी, इन सबका सहयोग एवं आशीर्वाद मेरे साथ है। बीकापुर की ग्राम पंचायत गोविंदपुर से लगातार दूसरी बार ग्राम प्रधान चुने गए हैं अमर बहादुर चौरसिया
और उन्होंने अपनी जीत का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन को देते हुए दावा किया है कि आने वाले समय में गांव गरीब की सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य होगा। अपने विरोधी को करीब 200 मतों से पराजित करने के बाद उत्साह से लबरेज अमर बहादुर चौरसिया मानते हैं कि आवास, बिजली, रसोई गैस कनेक्शन ही उनकी जीत का प्रमुख कारण रहा। हमारे ग्राम पंचायत के सभी सदस्य सरकार की जो योजना आई, हमने उस योजना का लाभ जो है हर व्यक्ति को पहुंचाने का प्रयास किया। खासकर गरीब वर्ग के हो या सामान्य वर्ग के जो भी व्यक्ति थे, जो पात्र थे, हमने उस योजना का लाभ दिया। उसमें सरकार की अहम भूमिका थी। हमने सरकार की योजना का गांव तक पहुंचाया, उसी का लाभ जो है हमको इस बार भी मिला है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमको इस लायक बनाया है। मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा कि आगे भी जो है गांव का विकास करूँगा। साल में हमने सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गरीब तबके के जो व्यक्ति हैं, लगभग 60 आवास हमने बनवाया और गैस कनेक्शन जो है फ्री अथवा हमने उसमें गरीब वर्ग को जो है लगभग 300 गैस कनेक्शन बंटवाया और शौचालय हमने घर घर बनवाया है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक था। थाना तारुन में एक बुजुर्ग को अगवा करके उसके घर में ही उसे बंधक बनाए जाने की शिकायत स्थानीय पुलिस सुनने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला है तारुन के कल्याणपुर छितौना गांव का। यहां के आगागंज बाजार से संबंधित यह मामला बताया जा रहा है। यहां की निवासिनी बिट्टू देवी ने पुलिस कप्तान को शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि उनके बुजुर्ग ससुर को उन्हीं के देवर ने 3 अप्रैल को अगवा करके घर में बंधक बना लिया है। मामला तब तूल पकड़ा जब अगवा करने वाले लोगों ने बुजुर्ग को दवा इलाज कराने के बजाय उसकी चल अचल संपत्ति पर हड़पने की नीयत से साजिश करने लगे। बिट्टन देवी ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि घर में ही बंधक बनाए गए ससुर राम किशन से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है। हम बिट्टन है, अमागागंज के रहने वाले हैं। कि हमारे बुढ़ऊ का पहले से मेरे देवर लोग लाई गए रहे, सुरेश चंद, गुलाब चंद रखे रहे उनके पास, तो उनका जन्म जमीन रहा खुचराव का बेचवाए रहे और उनके पास पैसा रहा 40,000 रुपया उनके खाता पर से का निकलवाए लेकिन तो बुढ़ऊ मरे कहा लागिन। एक बाद हम उनका ले अपने लगे दवाई कराए तो हमारे लगे मतलब 1.5 साल रही हुआ है। 1.5 साल के बाद उनका एक दिन दवा करावे लेके जाते हम साजिश रचिन हुए सब सुरेश चंद, गुलाब चंद। तो बीच में से हमारा लड़का लेके गया रास्ते में से कहीं कि चला कार पर बैठा लिया और कार पर बैठवाए के कहीं चला तो घरे उतार देवे और फिर हमारे घरे ना उतार के अपने घरे ले गए। एक बाद उनका लेके गए है, उनका रखे है अपने घर में ताला मतलब अंदर गए है ना हमारे सबका जाए दिए गए पे मतलब मारे जोड़ा थी, गाली दिया थी, मतलब मेरे परिवार के केहू ना देखे जा रहे बाहरों को माने जा तो ना देखे दे रहे एकदम से उनका बंधक बनाए हैं और फिर भी उनका धमकी देते या कौन भी घटना उनके साथ कह सकते थाने भी शिकायत दर्ज करा, थाना सुनवाई ना की।